चलिए, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में केवल डी ऑर्बिटल के डिस्टर्ब होने की बात कही जाती है। मेटल के पास तो पी ऑर्बिटल भी हैं, एस ऑर्बिटल भी हैं, उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? ऐसा थोड़ा ना कि डी ऑर्बिटल में केवल इलेक्ट्रॉन है, पी में भी तो इलेक्ट्रॉन है, एस में भी तो इलेक्ट्रॉन है, उनकी डिस्टर्ब होने की बात क्यों नहीं कही? ये लिखिए, इट कंसिडर्स ओनली द मेटल आयन डी ऑर्बिटल्स, इट कंसिडर्स ओनली द metal ion d orbitals, it considers only the metal ion d orbitals and gives no consideration at all for other orbitals such as s, px, py, pz, फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए दूसरी लिमिटेशन है, सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ अगर कोई एनायन आ रहा है, जैसे कि OH माइनस आ रहा है जिस पे कि माइनस का चार्ज है, कोई वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है जिसमें कि H2O जिसमें कि O पर डेल्टा माइनस है, तो आपके अनुभव के हिसाब से कौन सा लिगेंड OH माइनस और H2O में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा? एक ऐसा जिस पर कि डायरेक्ट माइनस चार्ज है, एक ऐसा जिस पर डेल्टा माइनस है OH माइनस है ना, जिस पर डायरेक्ट माइनस चार्ज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करना चाहिए, डेल्टा माइनस वाले से तो ज़्यादा ही है ना। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ में H2O आगे बैठा हुआ है, OH माइनस पीछे है। देखिए आप एक बार पन्ना पलट के, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2O की जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है वो OH माइनस से ज़्यादा है ना। टेक्निक्स अगेन उसके पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई OH माइनस जो है आपका, OH माइनस आपका आगे होना चाहिए था, नहीं है। तो लिखिए, इट इज़ अनेबल टू अकाउंट सेटिस्फैक्टरली, इट इज़ अनेबल टू अकाउंट satisfactorily for the relative strength of ligands, full stop. For example, it gives no explanation why H2O is a stronger filled ligand, why H2O is a stronger filled नहीं, stronger ligand, why H2O is a stronger ligand than OH minus in the spectrochemical series, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH माइनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है H2O? इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू H2O आगे आया तो H2O हमने रख दिया, जबकि लॉजिकली अगर हम देखें तो OH माइनस आगे होना चाहिए, जो उसकी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, ये थ्योरी बात करती है कि सेंट्रल मेटल आयन पर एक चार्ज होगा और लिगेंड आपके उसकी तरफ आएंगे, मतलब लिगेंड पे या तो डायरेक्ट माइनस चार्ज होगा या लिगेंड पे डेल्टा माइनस होगा। लिगेंड का तो ऐसा सेटअप है, सेंट्रल मेटल के ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वहाँ पर आयनिक अट्रैक्शन की बात की जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप देखें NiCO4, FeCO5, तो इनमें तो सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पास इसकी एक्सप्लेनेशन
नहीं है। तो ये तो हमारे पास आखिरी थ्योरी है। नहीं, इसके बाद और थ्योरी है, इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और लिगैंड फील्ड थ्योरी है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the bond between the metal and ligand, the bond between metal and ligands are purely ionic. Full stop. It does not explain the bonding of complex. It does not explain the bonding of complex having neutral metal ion like NiCO4, FeCO5, etc. और नेक्स्ट है, the CFT cannot account for the pi bonding in synergic bonding complexes. For the pi bonding in synergic bonding complexes. ठीक है, आगे आएगी सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे बनती है वो इसमें नहीं एक्सप्लेन है ना। चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट। चलो क्या है कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे बोलता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स MLN है, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है MLN, तो इस तरीके से कई स्टेप्स में बनता है। पहले मेटल M है प्लस L आया है ना, तो उससे आपका बन गया ML। इसके बनने का कुछ कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट K1 है, फिर ये आपका ML है प्लस L आया, तो फिर ये आपका ML2 है, यहाँ पर कांस्टेंट K2 है। ऐसा करते करते आपका MLN-1 है प्लस L है, और ये आपका बन जाएगा MLN। और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आपका KN है। कंबाइंड हम यहाँ पर M प्लस N टाइम्स ऑफ L, तो ये आपका बन जाता है MLN। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा, और ये आपका K1 इंटू K2, ऐसे करते करते KN। ये आपका इस तरीके से आएगा है ना। इस पे कोई छोटा मोटा सा क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, ग्रेटर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, more stable the complex, more stable कॉम्प्लेक्स है ना। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स आपका ज़्यादा स्टेबल है। लिखिए इसको,
complex ion stability constant. Four 2 plus 1 into 10 to the power 12. ठीक है, इस तरीके से कुछ डाटाज हैं जो हम लिख लेंगे। हो गया?
चलिए अगला हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इन जनरल हमें वो क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन होंगे कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, ये वो हमसे पूछ लेगा। तो हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे कि हमें बता सकें कि हाँ इन 4 में से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे जो मेन फैक्टर है वो तो यही है कि उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है, CFSE कितनी है। जितनी ज़्यादा होगी, जो फैक्टर CFSE को बढ़ाते हैं वही फैक्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं, है ना। तो फिर गिने चुने जो भी पॉइंट्स आते हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। पहला लिखिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है विद रिस्पेक्ट टू +2, तो +3 वाले +2 से ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि +3 वाले में ज़्यादा एक तरीके से क्या होगी, ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जनरेट होती है, और ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने से CFSE ज़्यादा आएगी, है ना। तो आप अगर 4 ऑप्शन में ढूंढिए कि मेटल आयन की ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ दिख रही है, ठीक है। तो पहला लिखिए, सर सेम मेटल की तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बता सकते हैं। हाँ मतलब सेम में ही बता सकते हैं, हाँ सेम में बता सकते हैं। फॉर ए गिवन मेटल एंड लिगेंड for a given metal ligand, the stability is generally greater. The stability is generally greater when the charge on the metal ion is greater. When the charge on the metal ion is greater. Full stop. Thus, stability of coordination entities. Thus, stability of coordination entities of ions of charge +3 is greater than the entities of +2 ions. Is greater than the entities of +2 ions. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। देखिए ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की CFSE यूजुअली ज़्यादा आती है टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स से। तो 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑक्टाइडल है और बाकी 3 टेट्राइडल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट लिखिए, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली मोर स्टेबल। Octahedral complexes are generally more stable than tetrahedral complexes. Because delta O is greater than delta T. नेक्स्ट लिखिए, among F minus, Cl minus, among F minus, Cl minus, Br minus, I minus, अगर 4 ऑप्शन है जिसमें कि सेम मेटल आयन है +2 में +3 में और 4 कॉम्प्लेक्स उसने बनाए हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस के साथ, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? नहीं, आप अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी देखें, मतलब कारण तो वही है। F माइनस आपका रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है बजाय कि I माइनस तो सबसे पीछे बैठा है ना। छोटा आयन है, उस पर ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो उसमें वो ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, मतलब एक तरीके की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जनरेट करता है। I माइनस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पीछे है, I माइनस से थोड़ा और आगे है Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। तो लिखिए, F minus forms stronger complex due to small size
enhance high charge density. Due to small size and hence high charge density. नेक्स्ट एक वो पढ़ा था हमने चिलेटिंग लिगेंड्स। जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं दैट मीन्स जो सेंट्रल मेटल को एक से ज़्यादा जगह से अटैच करते हैं, वे कॉम्प्लेक्स के साथ ज़्यादा जगह पर अटैचमेंट बनाते हैं, तो रिलेटिवली वे सेंट्रल मेटल के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं। तो वे अगर 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा दिखता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। देखिए चिलेटिंग लिगेंड्स usually form more stable complexes. Chelating ligands usually form more stable complexes. चलिए आगे चलते हैं। जॉन टेलर डिस्टोर्शन। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जॉन टेलर डिस्टोर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स वापस मैं बना लेता हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मुझे बनाना है यहाँ पर M, ये देखिए ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक आइडियल केस है ना। आइडियल केस में जो भी हमारे 6 के 6 लिगेंड हैं वो सेंट्रल मेटल से सेम डिस्टेंस पर आकर अरेंज हो जाएंगे। मान लो सेंट्रल मेटल से यहाँ की डिस्टेंस x है तो ये भी x पर होगा, ये भी x पर, ये भी x पर, ये डिस्टेंस भी x और ये डिस्टेंस भी x होगी। एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनता है। अब यहाँ पर लिखिए, पहले यहाँ पर लिखिए फिर हम समझेंगे। The two EG orbitals जो EG ऑर्बिटल होते हैं जिसमें कि क्या आते हैं dz² और dx² - y², उन दोनों को एक साथ बनाया जाता है और नीचे जो T2G है उन तीनों को एक साथ बनाया जाता है ना। दैट मीन्स वे जो EG ऑर्बिटल हैं वे डीजनरेट हैं, दोनों की एनर्जी सेम है। अब यहाँ पर वो कहता है कि कई बार वे भी फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। कई बार जो है जो EG वाले ऑर्बिटल हैं dz² और dx² - y², वे भी स्प्लिट हो जाते हैं। कब, वो अभी देखेंगे आगे। देखिए द टू EG ऑर्बिटल्स dx² - y² and dz² are normally degenerate full stop are normally degenerate full stop। अब यहाँ पर देखिए अगर dz² और dx² - y² अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं, जैसे ये आपका xy प्लेन है ना, xy प्लेन है। इस xy प्लेन में आपका जो आता है dx² - y² आता है, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है। dx² - y² में तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन dz² जो इस तरीके से रहता है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब लिगेंड अप्रोच कर रहे होंगे तो dx² - y² का तो रिपल्सन फील होगा क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन dz² जो है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें रिपल्सन नहीं फील होगा या कम फील होगा। अगर dx² - y² और dz² दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो जब और लिगेंड्स आ रहे होंगे
प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। तो जिन भी डायरेक्शन से वे आ रहे हैं उन सारी डायरेक्शन में की लोब्स में इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन मान लो कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी जेड स्क्वायर खाली है। तो जेड डायरेक्शन में जो लोब्स हैं डी जेड स्क्वायर की, उनमें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर डिफरेंट रिपल्सन फील नहीं करेंगे। और अगर वो डिफरेंट रिपल्सन फील करेंगे तो अगेन फिर से स्प्लिटिंग का केस आएगा, है ना। तो लिखिए, हाउएवर इफ दे आर एसिमेट्रिकली फील्ड, however if they are asymmetrically filled however if they are asymmetrically filled then this degeneracy is destroyed and the two orbitals are no longer equal in energy तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यहाँ पर ऑर्बिटल, नेचर ऑफ लिगेंड फील्ड, ये है आपका T2G और ये आपका EG, है ना। ये कन्फिग्रेशन आपके आएगी D4 में। D4 में जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, है ना, जो वीक फील्ड होगा दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग जब कम होगी तब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक आपका यहाँ आएगा। तो इन दोनों में से कोई सा तो एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई सा एक डी जेड स्क्वायर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो डी जेड स्क्वायर में आया होगा या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आया होगा, है ना। कब? इन विद वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। और ये कन्फिग्रेशन आपकी हो सकती है क्रोमियम 2+ और Mn3+, क्रोमियम +2 और Mn+3। नेक्स्ट देखिए, जब आपका होगा ये D7 जब होगा तो यहाँ पर आपका ये ठीक है T2G और EG, तब आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पहला यहाँ भरा होगा, दूसरा, तीसरा। स्ट्रॉन्ग फील्ड है दैट मीन्स ये स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब ऊपर पहुँचाने में ज़्यादा मेहनत लग रही है। पहले इसका मतलब पेयरिंग करके चलेंगे 4, 5 और 6 और 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है या तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से आया होगा, डी जेड स्क्वायर में से आया होगा। नेक्स्ट आपका है D9। कोई सा भी हो, आइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। तो D9 में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो किसी एक में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो या तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, डी जेड स्क्वायर। एसिमेट्रिक फील्ड है ना। एसिमेट्रिक फील्ड का मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को सेम चीज़ नहीं मिली है। या तो दोनों को 1-1 मिल जाता है या दोनों को 2-2 मिल जाता। किसी एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिला, किसी एक को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन मिले। तो एसिमेट्रिक ये भरे हुए हैं। जब ये एसिमेट्रिक भरे हुए होंगे और जब एक्स वाई और जेड एक्सिस से लिगेंड अप्रोच करेंगे तब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर डिफरेंट रिपल्सन फील करेंगे और उस केस में फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, है ना। ये लिखिए
नहीं, एक मिनट रुको, CO+2 हाँ, वो रिपल्सन कम फील करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो dz² ये खाली है, मान लो dz² खाली है, तो ऐसा नहीं कि लिगेंड आके बिल्कुल मेटल पर टच हो जाएंगे, लिगेंड तो यहाँ पर था ही नहीं, बाकी तो बैठे थे ना। जो खाली है, जो ऑर्बिटल खाली है, स्पेस कैसे रिपल्शन फील कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के होने से वो रिपल्शन फील करेगा। समझ रहा हूँ मैं। जब वो खाली है तो है ही नहीं ना, ये कह रहे हो ना, खाली है इसका मतलब उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। क्लास के बाद देखते हैं इसको, है ना। कॉपर 2+। हो गया। चलिए अब यहाँ पर दो केस में बोलता है। केस 1, देखिए जब ये लिगेंड अप्रोच करते हैं तो लिगेंड के अप्रोच की वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें रिपल्सन होता है, उनमें रिपल्सन होता तो उनकी वजह से लिगेंड में भी रिपल्सन होता होगा, क्योंकि दोनों रिपल्सन तो एक म्यूचुअल चीज़ है। एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, उसकी तरफ में ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ पर दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अगर मैं इसे लेके आ रहा हूँ, इसे रिपल्सन फील हो रहा है तो इसकी वजह से इसे भी तो रिपल्सन फील हो रहा है ना, ये तो एक म्यूचुअल चीज़ है ना। इसको रिपल्सन है तो फिर इसको भी रिपल्सन है। अगर मैं इसे स्टैटिक मान लूँ तो फिर ये भागने लगेगा, इसे स्टैटिक मानूँ तो ये भागेगा, है ना। यहाँ पर वो ये कहता है कि मान लो अगर यहाँ पर dz² है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस है वो मान लो यहाँ पर क्या है, dz² है। तो जब लिगेंड 6 डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे होंगे, +x -x +y -y +z -z, क्योंकि d वाले ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, या तो उसमें एक है या दूसरे में 0 है, या उसमें 2 है या दूसरे में 1 है। मतलब अगर dz² वाले ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो जब वे लिगेंड आ रहे होंगे z एक्सिस के अलोंग तो वे ज़्यादा रिपल्सन फील कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए, dx² - y² में या तो 0 इलेक्ट्रॉन है, dz² में 1 है, या dx² - y² में 1 है तो dz² में 2 है। ये समझ में आ रहा है। मतलब dz² में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो
तो जब लिगैंड अप्रोच कर रहे होंगे तो जेड डायरेक्शन से उन्हें ज़्यादा रिपल्सन फील हो रहा होगा। तो ये जब अप्रोच कर रहे होंगे तो जेड डायरेक्शन में पहले ही आकर रुक जाएंगे क्योंकि उधर ज़्यादा रिपल्सन है। अप्रोच कर रहे हैं प्लस एक्स माइनस एक्स से कर रहे हैं, कम रिपल्सन है तो थोड़े ज़्यादा पास तक आ जाएंगे। प्लस एक्स माइनस एक्स में कम रिपल्सन है तो थोड़ी ज़्यादा पास तक आ जाएंगे। जब वे जेड डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे होंगे, जब वे अप्रोच कर रहे होंगे क्योंकि उधर ज़्यादा रिपल्सन है तो पहले ही आके बस यहाँ पर रुक गए, ऐसा हो जाएगा। तो आपका एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा, लेकिन ऐसा जो जेड एक्सिस के होंगी जैसे खींच दिया हो, एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जिसे जेड एक्सिस के पकड़ के अक्रॉस पकड़ के ऐसा खींच दिया हो, ऐसा ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं टेट्रागोनल एलोंगेशन, है ना, इसे बोलते हैं टेट्रागोनल एलोंगेशन। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर पिक्चर के थ्रू बनाऊँ तो यहाँ पर जो लिगैंड है कुछ इस तरीके से बनता होगा। यहाँ पर लिगैंड है, यहाँ आ गया, यहाँ पर लिगैंड यहाँ आ गया, यहाँ पर लिगैंड यहाँ आ गया, यहाँ पर यहाँ आ गया, और जेड डायरेक्शन में वो काफ़ी दूर जाकर ही एक तरीके से मतलब यहाँ पर आकर वो रुक गया। ये आइडियल केस है और ये वो केस है जब जेड में आपका ज़्यादा है। ठीक है, वो आ रहे थे, ये आ रहे थे क्योंकि कम रिपल्सन था तो यहाँ तक आ गए, ये आ रहे थे ज़्यादा रिपल्सन मिल रहा तो यहीं आकर बस रुक गए। तो जैसे ये ऑक्टाहेड्रल है और इसे मैंने ऐसे खींच दूँ तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये केस 1 है जब हम डी जेड स्क्वायर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। लिखिए, इफ द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन्स if the dz square orbital contains if the dz square orbital contains one more electron than the dx square minus y square orbital then the dx square minus y square orbital comma then the ligand during approaching along plus x and minus along plus z and minus z will encounter greater repulsion than the other four ligands and the ligand in plus z and minus z direction will place themselves at a greater distance than other four ligands वो आगे वो ये कहता है, ये ऐसा लगता है जैसे किसी एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन को जेड एक्सिस के अलोंग खींच दिया गया हो, और इसे बोलते हैं टेट्रागोनल एलोंगेशन। लिखिए, दिस विल लुक लाइक ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रन इज स्ट्रेच्ड along z axis full stop. This is called tetragonal distortion or tetragonal elongation. ठीक है, ये बना लीजिएगा। इस तरीके से रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखता है कि जैसे हमें ऐसा खींच दिया गया हो, है ना।
ठीक है, अब नेक्स्ट है केस 2। केस 2, केस 2 में डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे यहाँ पर डी जेड स्क्वायर के पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, ऐसे ही अगर यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कंडीशन बनेगी? तो हाँ, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग वे जब वे आ रहे होंगे तो ज़्यादा दूर पे रुक जाएंगे, जेड एक्सिस के अलोंग वे वहीं रुकेंगे जहाँ उन्हें रुकना था। दैट मीन्स हैं हाँ, लेकिन किन्हीं दो के अक्रॉस तो पास आए हुए रुकेगा ना। यहाँ पर तो ऐसे ही दिखेगा ना, लेकिन ऐसा क्यों दिखेगा? वो इसमें आप एक्स वाई एक्स एक्स ये वाई एक्स, अच्छा हाँ, दो के लोग यहाँ पर कुछ वो ऐसा होगा, ये मेटल होगी ये, है ना। जैसे ये इतनी डिस्टेंस, यहाँ पर तो एग्जैक्ट यहीं रुक गया जहाँ पर रुकना चाहिए था, यहाँ पर ये रुक गया जहाँ पर उसे रुकना चाहिए था, है ना। लेकिन वो जो है एल एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग ऐसे है जैसे कि वो दूर ही रुक गया है ना, जैसे कि वो आपका दूर ही रुक गया, ऐसे कुछ ऐसा ऐसे, है ना, ऐसा आएगा। तो या तो हम इसे ऐसे मान लें कि एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पकड़ के ऐसे खींच दिया है, एक्स वाई प्लेन को पकड़ के ऐसे खींच दिया है, एक्स के लॉन्ग भी वाई के लॉन्ग भी। या आप इसे ऐसे मान लो कि नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल को जेड के अकॉर्डिंग दबा दिया, इसको दबा दोगे तब भी तो ऐसे ही रिजल्ट दिखेगा, हैं? ऐसे तो दिखेगा। या तो आप एक्स और वाई के अक्रॉस ऐसे खींच दो तो 4 बॉन्ड तो आपको लंबे दिखेंगे, 2 छोटे दिखेंगे। यहाँ पर क्या दिखता था? यहाँ पर 2 लंबे और 4 छोटे दिखते थे। अब इस केस में क्या होगा? 2 तो जितने हैं उतने ही हैं, लेकिन बाकी जो 4 हैं वे तो लंबे हैं ना। तो बाकी 4 लंबे दिखाने के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन को छोटा दिखाने के लिए या तो इससे लंबी लाइन खींच दो, वही तो खेल है ना, या इसे ही लंबा कर दो, मतलब ये सॉरी इस वाली को लंबा कर दो, जो भी है, मतलब समझ गए ना। तो अगर आपको 4 बॉन्ड लंबे दिखाने हैं, या तो आप इसे ऐसे मान लो कि जेड के अकॉर्डिंग मैंने दबा दिया, तो 2 छोटे हो गए तो ऑब्वियसली वे चारों लंबे दिखेंगे। या एक्स और वाई एक्स जेड को ऐसे ही रहने दो, एक्स और जेड के क्रॉस एक्स के क्रॉस खींचा, जेड के क्रॉस खींचा, तो ऐसे कर लो। इसे टेट्रागोनल कंप्रेशन बोलते हैं। ये उसका उल्टा है, ये जैसे ये खींचा है ऐसे ये दबाया है, आप ऐसा मान लो। लेकिन हुआ ये है कि एक्स और जेड के अक्रॉस जब वे अप्रोच आ रहे थे तो दूर ही रुक गए, उसकी वजह से रिजल्ट जनरेट हुआ है ना। देखिए, इफ द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन्स, सर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो इन डी ऑर्बिटल के if the d z x square minus y square orbital contain the extra electron, comma, then elongation will occur, then elongation will occur along the x and y axis, along the x and y axis। तो आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि x और y एक्सिस के अलोंग जब लिगेंड आ रहे थे तो दूर ही रुक गए। या तो आप इसे ऐसे मानिए, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि x और y के अकॉर्डिंग तो ठीक रुके, z के अकॉर्डिंग वे ज़्यादा पास आ गए। दोनों का बात का मतलब वही है ना। दैट मीन्स the ligand approaches more closely, along the z axis, along the
z axis. Thus there will be four long bonds. Thus there will be four long bonds and two short bonds. And two short bonds. Full stop. This is equivalent to compressing the octahedron. This is equivalent to compressing the octahedron along the z axis along the z axis and is called tetragonal compression and is called tetragonal compression and is called tetragonal compression. Tetragonal compression. ठीक है, इसमें ये बना लीजिएगा टेट्रागोनल कंप्रेशन. अब इन दोनों में से कौन सा होगा? इन दोनों में यूजुअली टेट्रागोनल एलोंगेशन वाला जो है, ये वाला यूजुअली ज़्यादा होता है, लेकिन कब कौन सा होगा ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है ना. तो नोट करके लिखिए, टेट्रागोनल एलोंगेशन इज मच मोर कॉमन. टेट्रागोनल एलोंगेशन इज मच मोर कॉमन देन टेट्रागोनल कंप्रेशन. And it is not possible to predict which will occur. ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेल्स. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स. जब CO एज ए लिगेंड होता है ना, तो उन्हें मेटल कार्बोनल बोलते हैं. और वे किस किस टाइप के बनते हैं इनके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना. तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स, तो लिखिए इसमें कंपाउंड्स ऑफ metal with CO as ligand. CO carbon monoxide. CO as ligand are called metal carbonyls. Full stop. They are of two types. पहला है मोनोमेरिक. मोनोमेरिक में एक सेंट्रल मेटल होगी और उसके चारों तरफ 4, 5, 6 CO हो सकते हैं, लिगेंड हो सकते हैं. मोनोमेरिक. दूसरे टाइप का है पॉलीमेरिक. उसमें एक से ज़्यादा मेटल सेंटर होंगे, है ना, जैसे Mn2CO8, है ना, या Mn2CO10 या फिर CO2CO8, है ना. तो मोनोमेरिक में एक मेटल होगी, पॉलीमेरिक में एक से ज़्यादा मेटल हो सकती हैं. तो लिखिए मोनोमेरिक में these metal carbonyls which contain only one metal atom per molecule
only one metal atom per molecule are called monomeric carbonyls. Are called monomeric carbonyls. Example NiCO4, FeCO5. तो देखिए NiCO टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी, CO और ये पीछे जा रहा है CO और एक इधर आ रहा है C और O। CO को मैंने इसलिए उल्टा बनाया क्योंकि जो डोनेशन है वो यहाँ पर कार्बन कर रहा होता, तो OC लिखने के बजाय यहाँ पर OC इसलिए लिखा है ना। FeCO5 तो FeCO, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, CO और आपका CO। ठीक है, ये बनाइए। नेक्स्ट है पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक में एक से ज़्यादा मेटल यहाँ पर होती हैं, है ना। तो लिखिए those metal carbonyls which contains two or more metal atoms per molecule are called polymeric carbonyls. जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखिए Mn2CO10 Mn ठीक है, हर जगह पे हमें क्या लगाना है, CO लगाना है, CO Mn2CO10 और दूसरा एग्जांपल में लिखिए CO8 तो CO बीच में CO